हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस के आंसर का, उसके एक्सप्लेनेशन का। तो बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, सॉरी 101 ये हो चुका था। 101 पे आते हैं। द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स विद ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर एज द डेवलपिंग सॉल्वेंट इज। कह रहा है कि अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं और एमिनो एसिड का हमें सेपरेशन करना है, तो जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर, उसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है? एसिटिक एसिड बाउंड टू पेपर, वाटर बाउंड टू पेपर और पेपर इटसेल्फ और ब्यूटेनॉल बाउंड टू पेपर। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो क्रोमेटोग्राफी होता है, स्टेशनरी फेज एक लगता है, एक मोबाइल फेज लगता है। तो मोबाइल फेज में आपका ये तो मान लीजिए हो गया आपका ये सॉल्वेंट। स्टेशनरी फेज में जो पेपर लगा होता है वहाँ पे एक्चुअली वाटर जो होता है वो बाउंड होता है पेपर से, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वाटर बाउंड टू पेपर। ओके, तो वाटर एक्चुअली आपको पता है पोलर होता है, तो ये स्टेशनरी फेज की तरीके से काम करता है और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो इस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है, इस पे ट्रैवल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का होगा बी, वाटर बाउंड टू पेपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस एमाइलोज फ्रॉम ग्लाइकोजन? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पढ़ाया जाता है कि होमो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है जो उसमें यूनिट्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, वहीं जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें यूनिट जो होता है डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये सारे होमो पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। अब अगर आप बात करेंगे, जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च में दो चीज़ें होती है, 10 to 30% वहाँ पे एमाइलोज होता है और 70 to 90% एमाइलोपेक्टिन होता है। दोनों एक्चुअली ग्लूकोज से ही बने हुए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमाइलोज जो होता है वो लीनियर पॉलीसैकेराइड है, जहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो आपका होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहीं अगर एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो ये जो है ब्रांच चेन होता है। जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स वो एक दूसरे से अल्फा 1,4 बॉन्डिंग से तो जुड़े रहते हैं, पर यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो अल्फा 1,6 होती है। और अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये आपका एमाइलोपेक्टिन के ही जैसा है, मीन्स ब्रांचिंग इसमें रहेगी। तो जो इसको विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश एमाइलोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, मैंने आपको बताया एमाइलोज होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो आपका लीनियर पॉलीसैकेराइड है, वहीं ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया ये एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है जो ब्रांच होता है। तो जो आपका एमाइलोज को अलग बनाता है ग्लाइकोजन से, वो आपका क्या है कि यहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्डिंग नहीं होती है, मींस ब्रांचिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। यूनिडायरेक्शनल इंपोर्ट ऑफ कार्गो प्रोटीन्स कैरिंग न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल इज इंश्योर्ड बाय। जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे प्रोटीन जो बाहर सिंथेसाइज होती हैं उनको अंदर आना होता है, या बाहर जो होते हैं उनको बाहर जाना, अंदर जो होती हैं न्यूक्लियस के उनको बाहर जाना होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस से बाहर जाने को बोलते हैं, एक तो इम्पोर्ट होता है। तो ये जो इम्पोर्ट होता है, जो कार्गो प्रोटीन्स को जो उसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, फिर कुछ प्रोटीन्स की मदद से वो न्यूक्लियस के अंदर आती हैं। तो ये कह रहा है किसके द्वारा इंश्योर होती हैं? एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर जीटीपी हाइड्रोलिसिस एंड जीटीपी एक्सचेंज across the nuclear envelope, या capability of RAN protein to bind to both GTP and GDP, a specific binding of cargo protein to protein, or export of RAN GDP by NTF2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, तो वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे उन्हें आप GAP बोलते हैं, और जिसे GATPase एक्टिवेटिंग फैक्टर बोला जाता है, या प्रोटीन बोलते हैं, GTP एक्टिवेटिंग प्रोटीन GAP, और GEF होता है, ग्वानोसिन
गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है। ये जो प्रोटीन होती है इनका जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है, और जीडीपी एक्सचेंज के लिए अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अपोलर अनलाइक अदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट बिकॉज। अगर आपने वो फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन जो मिलके बना होता है, फिर आपका एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक आपका होता है एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उनमें समय पोलरिटी होती है। पर कह रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट में पोलरिटी क्यों नहीं होती, क्या ऐसा होता है वहाँ पे कि आपको इसमें पोलरिटी नहीं दिखती है। एक्चुअली इनिशियल स्टेज में वहाँ पे पोलरिटी होती है, लेकिन बाद में जब वो पॉलीमराइज कर लेता है तो उसकी पोलरिटी खत्म हो जाती है। तो उसी के बेसिस पे आपको इसका आंसर देना था। ओके, कि वहाँ पे जो सेंट्रल रॉड डोमेन होता है दो पॉलीपेप्टाइड का जो एक दूसरे से बाइंड करते हैं, वो एंटी पैरेलल फैशन में बाइंड करते हैं जो डाइमर्स बनाते हैं। क्या जो सेंट्रल रॉड डोमेन होता है दो पॉलीपेप्टाइड का बाइंड करते हैं ईच अदर इन अ पैरेलल फैशन टू फॉर्म डाइमर्स। Dimers formed by two polypeptide associated in a staggered and anti-parallel fashion to form tetramers, और tetramers associate into form protofilament। जब आप इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, जब डाइमर बनता है तो वहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड आते हैं और वो पैरेलल फंक्शन में ही जो होता है डाइमर बनाते हैं। तो इस हिसाब से इसका ए वाला गलत है, ठीक है। वहीं अगर दूसरे की बात करें, कह रहा है यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड आते हैं, वाइंडिंग होती है उनमें ईच अदर इन अ पैरेलल फैशन टू फॉर्म डाइमर्स। तो ये बात तो सही है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इस हिसाब से कि यहाँ पे पैरेलल फैशन में वो डाइमर्स बनाते हैं। पर पैरेलल फैशन में जिसमें मैंने कहा ना जो इनिशियल वो होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, वहाँ पे पोलरिटी होती है, लेकिन जब पोलरिटी वाला जो है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट वो जब पैरेलल फैशन में ही वो डाइमर बनाएगा तो उसकी पोलरिटी जाती नहीं है, डाइमर तक उसकी पोलरिटी रहती है। तो उसकी पोलरिटी चली जाती है जो इस क्वेश्चन में पूछा है, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डाइमर्स फॉर्म बाय टू पॉलीपेप्टाइड एसोसिएट इन ए स्टैगर्ड एंड एंटी पैरेलल फंक्शन। अब ये जो दो डाइमर हैं अलग अलग वो आते हैं और वो एंटी पैरेलल जो है फैशन में एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, जो ये टेट्रामर आपका बनता है इसमें से पोलरिटी आपकी चली जाती है। तो इसीलिए करेक्ट आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट प्रोटीन अवेलेबल एट NCBI कैन बी व्यूइंग। कह रहा है अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना हो किसी प्रोटीन का जो NCBI पे अवेलेबल हो, उसको आप किसका यूज करके देख सकते हैं, CN3D, रैस्मोल, काइम या ऑल द अबो। तो अगर कोई इसे NCBI पे प्रोटीन का सीक्वेंस अवेलेबल है, आप अगर आपको उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आया हुआ है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप CN3D, रैस्मोल, काइम तीनों जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसका यूज करके आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। मेंबर्स ऑफ अ जीन फैमिली फाउंड इंटरस्पर्स इन द जीनोम ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड। कह रहा है अगर एक ही जीन फैमिली के मेंबर हों और वो इंटरस्पर्स रहते हैं जी किसके जीनोम में, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के, तो वो क्या कहलाएंगे, एनालॉग्स, पैरालॉग्स, होमोलॉग्स और ऑर्थोलॉग्स। तो ये जो यहाँ पे आपका एनालॉग है और पैरालॉग है, ऑर्थोलॉग आपने पढ़ा होगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जब एक ही जीन के मेंबर होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड जो जीनोम होते हैं उसमें फैले रहते हैं, ऐसे जीन को हम होमोलॉगस जीन्स बोलते हैं, ठीक है। पैरालॉगस अलग चीज़ है, आर्थोलॉग बोला गया है यहाँ पे, अलग चीज़ है, एनालॉग अलग चीज़ है, ये होमोलॉगस मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। यूनिजीन कह रहा है, यूनिक जीन क्लस्टर एक होता है NCBI पे, ये भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। कह रहा है वो किससे बना होता है, नॉन रिडंडेंट ग्रुप ऑफ EST, या आपका आता है ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग्स, या हाईली एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्ट एज वेल एज रेयर मैसेंजर ने। तो ये जो आपका यूनिजीन होता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ये यूनिजीन इज अ लार्जली
ऑटोमेटेड एनालिटिकल सिस्टम होता है ये, जो प्रोड्यूस करता है एन ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोम, पूरे ट्रांसक्रिप्टोम का। तो ये हाईली एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्ट को तो बताता है जो हमारे सेल में बन रहे हैं, एज वेल एज रेयर मैसेंजर आरएनए के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देता है, और यूनिजीन इसी के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। सीक्वेंस टैग साइट क्या होते हैं? एसटीएस आपका क्या होता है? मैप टू स्पेसिफिक लिंकेज ग्रुप, आर यूनिक फॉर एवरी प्लांट स्पीसीज, या कंप्राइज ऑफ पॉलीमॉर्फिकेशन पीस, या ऑल द अबव। तो आप जब देखेंगे सीक्वेंस टैग साइट जो होते हैं ये शॉर्ट बेस पेयर के बने होते हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं 200 से 500, दैट हैज़ अ सिंगल अकरेंस इन द जीनोम। इनका जो अकरेंस होता है जीनोम में वो सिंगल होता है, एंड हुज लोकेशन एंड बेस सीक्वेंस आर नोन, और जिनके बारे में हमें पता होता है, इनके सीक्वेंसेस के बारे में पता होता है, इनके लोकेशन के बारे में पता होता है। तो वही है मैप टू सीक्वेंस टैग साइट्स, वो होते हैं जो मैप टू स्पेसिफिक लिंकेज ग्रुप। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ए। अब आते हैं स्टीफन आर्चुल डेवलप पॉपुलर ह्यूरिस्टिक एंड ट्रेडिंग एल्गोरिदम यूज्ड इन। कह रहा है जो स्टीफन आर्चुल ने डेवलप किया था एक पॉपुलर ह्यूरिस्टिक एंड थ्रेडिंग एल्गोरिदम, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्लस्टल में, ब्लास्ट में, पीएफएमएम में, या यूपीजीएमए में। तो ये जो आपका ह्यूरिस्टिक और थ्रेडिंग एल्गोरिदम यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है क्लस्टल में। क्लस्टर जब आप मल्टी जीन अलाइनमेंट करने जाते हैं, आप अगर आपने मेगा सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो वहाँ पे क्लस्टर होता है, क्लस्टर डब्ल्यू, क्लस्टर ओमेगा, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हम जब मल्टी जीन अलाइनमेंट करते हैं तो वो जो ये है आपका ये एल्गोरिदम्स, ये क्लस्टर ही वहाँ पे यूज़ करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज फॉल्स। इसमें से क्या आप कहेंगे फॉल्स है? अगर हम एडेनिन के नंबर को डिवाइड करते हैं टी से तो वो इक्वल होगा साइटोसिन के डिवाइड हुए पार्ट से जी के, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता है हमारे जीनोम में मान लीजिए 100 बेस पेयर्स हैं, जिसमें से 20 आपके ए हैं और 20 जी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको अगर पता चल गया 20 ए है तो उधर 20 टी भी होगा, और ऐसे ही सी अगर आपको पता चल गया मान लीजिए 80 है तो 80 आपका जी होगा। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 1, और दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। वहीं बी वाला भी ऐसे ही है, दोनों बराबर होंगे, दोनों को आप डिवाइड करेंगे एक एक आएगा। अब आते हैं सी पे। कह रहा है क्या 80 का नंबर जो होता है इक्वल होता है जी सी के? ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स है। 80 का नंबर, मैंने आपसे फिर वही एग्जांपल देता हूँ, 100 आपका मान लीजिए है, उसमें से 20 आपका ए है तो 20 टी भी रहेगा। वही 80 अगर आपका जी रहेगा, अरे 20 की बात कर रहा हूँ, 20 मान लीजिए आपका ए होगा तो क्या होगा आपका 20 आपका टी भी होगा, वैसे 30 आपका जी होगा और 30 सी होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप तो आप देखेंगे दोनों का नंबर अलग अलग होता है, तो ये प्लस में आप नहीं कर सकते। वहीं अगर आप ऐसे करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बोला 100 है, वहाँ पे 20 ए है तो 20 सी भी होगा, और फिर उसके बाद आपका कितना बचता है 60 में से 30 अब करिए, तो ए और जी को जब आप जोड़ेंगे 20 30 50, इधर से सी और टी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 20 50, तो ये बराबर होंगे। तो इसमें आप देखेंगे केवल सी वाला जो है आपका ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू डिटरमिन द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। कह रहा है अगर हमें पता करना हो कहीं पे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, प्राइमर एक्सटेंशन, या डीएनए फुटप्रिंटिंग। तो अगर आप पढ़ेंगे प्राइमर एक्सटेंशन के बारे में, वहाँ पे हम प्राइमर का क्या कराते हैं, एक्सटेंड करा के हम वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है वो हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो प्राइमर एक्सटेंशन साइट इज अ टेक्निक whereby the 5' end of the RNA can be mapped, sequenced and properly identified। तो हम इसका आराम से cDNA बना के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके वहाँ पे उसको फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के फिर उसका ऑटो रेडियोग्राफी एक्सेट्रा करा के वहाँ पे उसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बारे में पता कर सकते हैं प्राइमर एक्सटेंशन से। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रो फैक्टर।
रो फैक्टर आपने पढ़ा होगा, जो एक सिग्मा फैक्टर होता है जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके, और एक रो फैक्टर होता है जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रो फैक्टर के लिए करेक्ट है। इट काजेस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन ऑफ ऑल जीन्स इन इकोलाई। तो मैं भी आपको बता दूं, जो रो फैक्टर कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है वो रो डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, रो इंडिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे रो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये सारे जीन्स के लिए ट्रू नहीं है। और वहीं अगर सेकंड की बात करें, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो रो फैक्टर्स यूकैरियोट में नहीं मिलते हैं। सी पे आते हैं, इट प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो ये करेक्ट है। रो फैक्टर्स आपका केवल प्रोकैरियोट में मिलेगा, ए सी के चांसेस नहीं आते हैं दोनों साथ में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 112 का सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन नॉट बी यूज फॉर टारगेटेड जीन डिस्क्रिप्शन। कह रहा है अगर आपको टारगेटेड जीन डिस्क्रिप्शन करना हो तो कौन सा आप इसमें से नहीं यूज कर सकते हैं। आरएनएआई मीडिएटेड जीन डिस्रप्शन होता है, होमोलॉगस रिकम्बिनेशन भी करके आप टारगेटेड जीन डिस्रप्शन कर सकते हैं। क्रिस्पर जो अभी नई टेक्नोलॉजी है, इसका भी यूज करके आप टारगेटेड जीन का डिस्रप्शन कर सकते हैं। लेकिन जो हेटेरोलॉगस रिकम्बिनेशन है वो आप टारगेटेड जीन के लिए नहीं कर सकते हैं यूज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका डी, हेटेरोलॉगस रिकम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। A eukaryotic gene containing 7 exons and 7 intron needs to be expressed in E. coli. This would require, कह रहा है अगर कोई यहाँ पे दिया हुआ है मैसेंजर आरएनए है मान लीजिए, और वहाँ पे 6 इंट्रॉन है और 7 एक्सॉन्स हैं, और उस यूकैरियोटिक जीन है और उसको हमें ई कोलाई में एक्सप्रेस कराना है, तो आप क्या करेंगे। ओके, तो पहली बात तो वहाँ पे हमें फ्यूज़न करना होगा प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का। यूकैरियोटिक प्रमोटर वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम एक्सप्रेस करा रहे हैं वो ई कोलाई का है, और वहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब जो एक चीज़ और ख़ास बात आती है कि यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे cDNA सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि आपको पता है cDNA ट्रांसक्रिप्ट से ही हम बनाते हैं, तो वहाँ पे इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न कराना होगा आपको प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का, और cDNA सीक्वेंस उसे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो 114 का आपका बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस प्रेजेंट इन tRNA एंटीकोडॉन रीजन कैन बेस पेयर विद द 3 डिफरेंट बेसिस इन मैसेंजर आरएनए। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कोडॉन चार्ट वगैरह, जब उसमें पढ़ाया जाता है आपको डीजेनरेसी ऑफ एंटीकोडॉन, तो वहाँ पे एक्चुअली tRNA में कुछ बेसिस होते हैं जो एक से ज़्यादा जो है अलग दूसरे बेसिस से वो पेयर कर सकते हैं। उसमें से आपका इसमें क्या है, आपका आई जो है आपका, इसे वॉबल पोजीशन भी आप बोल सकते हैं। ये एक्चुअली मॉडिफाइड होता है, किसका बना होता है, ये एडेनिन से डिराइव होता है। एडेनिन को हम चेंज करके एक्चुअली tRNA में ये आई बनता है, जिसको आप आइनोसिन बोलते हैं, और ये वोबल बेस पेयरिंग करता है। डज नॉट फॉलो वॉटसन क्रिक बेस पेयर रूल। मतलब ये जो है आप देखेंगे, आई जो है आपका ये यूरेसिल के साथ भी बाइंड कर सकता है, आई आपका एडेनिन के साथ भी बाइंड कर सकता है, और ये साइटोजोन के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो यही 3 डिफरेंट बेसिस के साथ ज्वाइन करेगा क्या, आपका आइनोसिन। तो आई होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड। एक बार फिर से जेनेटिक कोड से ही क्वेश्चन आया है, कह रहा है इट इज ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल, डीजनरेट और ट्रिपलेट इन नेचर। तो कोडॉन्स के बारे में आपको पता होगा, जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट नेचर का ही होता है और डीजनरेट होता है। मतलब एक से ज़्यादा कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, जैसा आप कोडॉन चार्ट में देखते हैं, और ये यूनिवर्सल नेचर का है। मतलब लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में यही सिस्टम पाया जाता है। पर जेनेटिक कोड जो होता है ओवरलैपिंग नहीं होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। 3-3 के फ्रेम में यहाँ पे वो एमिनो एसिड बनाता है, ओवरलैपिंग नहीं होता वो। ठीक, तो नॉन ओवरलैपिंग नेचर का होता है, इसलिए गलत कौन सा होगा, आपका ए। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, कह रहा है एडिशनल म्यूटेशन। अगर कोई म्यूटेशन होता है एक्स्ट्रा किसी और जीन में, और वो रिस्टोर कर दे वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का इन म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म इस कार्ड, इसको आप क्या बोलेंगे। सबसे पहले केस समझिए, एक वाइल्ड टाइप का मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म था, उसमें म्यूटेशन हो गया, वो किसी में म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया,
फिर एक डिफरेंट जीन में, किसी और उस जीन में नहीं, किसी डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होता है जो वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप लेते आए, इसको आप क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन, नल म्यूटेशन, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन या सप्रेस म्यूटेशन। ऐसे ऐसे जब केसेस होते हैं जहाँ पे किसी और जीन में म्यूटेशन होके वो वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप रिस्टोर कर दे, इसको हम सप्रेशर म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। mRNA जो माइक्रो आरएनएज होते हैं वो कह रहा है किससे जनरेटेड होते हैं? न्यूक्लियर डीएनए से, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, या डू नॉट रिक्वायर डीएनए फॉर देयर जनरेशन। तो माइक्रो आरएनएज जो होते हैं आप पढ़ेंगे, ये एक्चुअली जनरेट होते हैं न्यूक्लियर डीएनए से। न्यूक्लियस के अंदर ही माइक्रो आरएनएज जो हैं ये जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। लैक ओपेरॉन वुड बी इंडिजिबल इन, ये आपका क्वेश्चन आया है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से, जहाँ पे आप जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो कह रहा है लैक ओपेरॉन वुड बी इंड्यूसिबल इन। लैक ओपेरॉन को आप कब इंड्यूस करा सकते हैं? आपको पता होगा जो लैक ओपेरॉन है वो इंड्यूसिबल नेचर का होगा, मतलब कोई वहाँ पे कोई चीज़ आएगा जो उसको, जिसके प्रेजेंस पे वो इंड्यूस होता है। एक्चुअली वो चीज़ क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज के प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन आपका इंड्यूस होता है, मतलब वो जो उसका स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है? ये लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है कि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रेजेंस में अगर आप लैक्टोज प्रेजेंट करते हैं तो वो उसके पास ग्लूकोज है, वो क्यों लैक्टोज को तोड़ने के लिए वहाँ पे एंजाइम वगैरह बनाएगा? क्योंकि उसके पास ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज नहीं रहेगा सिस्टम में और तब लैक्टोज आएगा, तब लैक ओपेरॉन को वो इंड्यूस करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं आगे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोडोमिनेंट मार्कर। एक देखिए, आप जब मार्कर्स पढ़ेंगे तो मार्कर्स दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर का एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि AFLP, RAPD, ISSR ये सब जो है डोमिनेंट मार्कर हैं। डोमिनेंट मार्कर का मतलब हो गया कि जब आप वो कराएंगे, मतलब इनका जैसे जो भी ये टेक्निक्स हैं AFLP, RAPD, इनका जब आप यूज़ करेंगे तब आप ये नहीं बता सकते कि कोई जीन डोमिनेंट है या रेसेसिव वाला है, मतलब दोनों के दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये केवल डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। मगर जैसे आप RFLP यूज़ करते हैं जो कि आपका एक कोडोमिनेंट मार्कर है, ये आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न वाला देगा। यहाँ पे दोनों एलील जो है आपका एक्सप्रेस होंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा होमोजाइगस है या कौन सा हेट्रोजाइगस है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, RFLP। अब कह रहा है एक लड़का है हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैड नॉर्मल विजन। उसके पेरेंट्स का, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का भी विजन क्या था? नॉर्मल था। ठीक, इज कलर ब्लाइंड। अब वो लड़का क्या हुआ? कलर ब्लाइंड हो गया। What are the genotypes for his mother and his maternal grandmother respectively? कह रहा है कि इस यहाँ पे आपको जीनोटाइप बताना है इस लड़के की मदर और इसकी ग्रैंड मदर को भी, मैटरनल, वो भी पैटर्नल नहीं, मैटरनल ग्रैंड मदर का। तो अब यहाँ पे केस क्या है आपको देखिए, जो बॉय में जो एक्स क्रोमोसोम आया होगा वो उसकी माता से आया होगा, और जो उसमें एक्स क्रोमोसोम आया है वो उसके भी माता से आया होगा। क्योंकि अगर देखिए ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ये अगर यहाँ पे दिया है उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो नॉर्मल विजन वाले थे। अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे होता, मतलब जो उसका ग्रैंडफादर है उस पे होता, मैटरनल ग्रैंडफादर वहाँ पे होता, तब वो तो कलर ब्लाइंड होते। इसका मतलब है उनकी ग्रैंड मदर का जो जीनोटाइप वो हेट्रोजाइगोट थी इसके लिए, और फिर इनकी जो मदर है वो भी हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि आप देखेंगे ये जो है सी, इनकी मदर का जो है मैटरनल जो है इस लड़के का, क्योंकि अगर ये दोनों वो होता, रिसेसिव कंडीशन होता, तो इसकी माँ भी जो होता है उसको कलर ब्लाइंड होती, लेकिन एक ही है तो वो रिसेसिव कंडीशन में रह सकता है। और यही जो है सेम इसकी ग्रैंड मदर का भी मिलेगा, इसीलिए यही जीनोटाइप होगा उसका। पर ध्यान दीजिए अगर बॉय जो है कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका पेरेंट में एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे ये क्या होता, मतलब जो पेरेंट में है उसका, मान लीजिए ये मदर का होता,
अब ये जो फादर ने इसे क्या दिया, फादर ने इसे वाई क्रोमोजोम दे दिया इस लड़के को, और मदर ने उसको क्या दे दिया, ये एक्स जो क्रोमोजोम है रिसेसिव वाला ये दे दिया, क्योंकि वाई पे इसका काउंटर पार्ट था नहीं, इसलिए रिसेसिव कंडीशन में है ये, इसने इस लड़के को कलर ब्लाइंड बना दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। द आइडिया दैट फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेट द पेयर ऑफ एलील ऑफ ईच पेरेंट सेपरेट एंड ओनली वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट पास टू ऑफ स्प्रिंग इज मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ। कह रहा है ये आइडिया कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए दो एलील होते हैं और दोनों में से दोनों एलील जो होता है सेपरेट होते हैं, केवल एक ही एलील एक पेरेंट से पास होता है उसकी ऑफ स्प्रिंग में, ये मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल था। अगर आपको याद होगा तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेंडल का एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर उसका आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही मेंडल ने यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। लॉर्ड स्कोर कह रहा है उसमें हम क्या करते हैं, ये एक इंटरफेरेंस है ऑफ वन क्रॉस ओवर विथ अनदर, या नंबर ऑफ जीन्स एन एन ऑर्गेनिज्म, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज बिटवीन टू लोकाई और द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल। तो आप देखेंगे लॉर्ड स्कोर में हम क्या करते हैं, लॉर्ड स्कोर में हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लिंकेज का दो लोकाई के बीच का कि वो कितना पास है, जैसे कि, और जो लॉर्ड स्कोर जैसे 3 होता है या उससे ज़्यादा अगर आता है आपका, तो हम ये समझते हैं कि जो दो लोकाई हैं वो काफ़ी क्लोज एक दूसरे से हैं एक क्रोमोसोम पे। ओके, तो ये हो गया आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज बिटवीन टू लोकाई। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। कह रहा है एक पॉपुलेशन में 65, 30 और 15 इंडिविजुअल हैं रिस्पेक्टिवली, जिनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी के 65 हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी के 30 हैं और स्मॉल बी के 15 हैं, इनका ऐसा जीनोटाइप है। कह रहा है बताना है आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बी एलील की उस पॉपुलेशन में। तो इसके लिए आपको लगाना था हार्डी वीनबर्ग लॉ। हार्डी वीनबर्ग जब आप लॉ लगाएंगे वहाँ पे पहले लिख लीजिए आप कैपिटल बी को 60, कैपिटल बी स्मॉल बी को 30 और स्मॉल बी को 50। अब आपको करना क्या है, आप कुछ मत करिए, यहाँ पे पहले ये जो 15 इंडिविजुअल हैं स्मॉल बी वाले का, इसको आप लिखिए, इसको प्लस कीजिए हेट्रोजाइगोट वाले से जो बीच वाला है, मतलब ये 30 जो इंडिविजुअल हैं जिनमें ये बी कैपिटल बी और स्मॉल बी है, इसको इसमें जोड़ दे दीजिए। इससे आप 15, क्योंकि कैपिटल बी वाला है और 15 के पास स्मॉल बी रहेगा, तो इसमें 15 जो है आप निकाल दीजिए, उसमें 30 जोड़ दीजिए। अब इस 30 का आप डिवाइड कर दीजिए टोटल से 105 से, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.27। तो यही आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मैक्सिमम फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन यूकेरियोट। कह रहा है अगर आप इसमें से किसका डीएनए का, मैसेंजर आरएनए का, प्रोटीन का या टीआरएनए का, किसका सीक्वेंसिंग करेंगे तो आपको मैक्सिमम फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यूजली आप मैसेंजर आरएनए, ना तो प्रोटीन ना तो टीआरएनए, डीएनए जो होता है, जब आप डीएनए का करेंगे, डीएनए को हम हमेशा यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका ही हम सीक्वेंसिंग वगैरह कराते हैं। 106 सिनेपोमॉर्फी इम्प्लाइज दैट। सिनेपोमॉर्फी आपने पढ़ा होगा जब आप फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो ऑटोपोमॉर्फी, सिनेपोमॉर्फी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। सिनेपोमॉर्फीज वो होती हैं जो शेयर्ड होती हैं दो क्लोजली रिलेटेड टैक्सा से, और ये कैरेक्टर उसके कॉमन एंसेस्टर में भी होगा, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर और उसके दो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो उनमें भी ये कैरेक्टर होंगे, तो इसको हम सिनेपोमॉर्फी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। 127 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज मॉडल सिस्टम इन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। कह रहा है जब हम डेवलपमेंटल जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं तो इसमें से हम किसको नहीं यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए आप देखेंगे मोस्टली जो डेवलपमेंटल रिसर्च होते हैं वो रैप्टोसिस थैलियाना पे होते हैं। वहीं इंसेक्ट वगैरह की बात कर लें तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे होता है। सी एलिगेंस का भी रोल है डेवलपमेंटल, आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेनली सारे रिसर्चेज इसी पे हुए हैं, पर एलियम सटाइवम को यूज़ नहीं किया जाता है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। ACDS ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं। एंटीराइनम मेजस में, जियामेज में, इकोलाई में या ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो जब आप ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही, तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप है ACDS। ये जो होता है मैकक्लिंटन का आपने नाम सुना होगा, जो उनका कर्नल का कलर था वहाँ पे भुट्टे का जो
तो वो जो होता है NAACDES ट्रांसपोजल एलिमेंट की वजह से होता है। तो ये जियामेज करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। कह रहा है अगर F2 इंडिविजुअल जो ऑब्टेन होते हैं एक पॉलीजेनिक क्रॉस है, ध्यान दीजिए पॉलीजेनिक मतलब मोर देन 2 जीन्स क्रॉस शो दैट टोटल ऑफ द 9 फिनोटाइप, और इसमें 9 फिनोटाइप हमें मिलते हैं और लगभग 256 में से एक इंडिविजुअल होगा जो किसी एक का पेरेंटल फिनोटाइप, अपने जो पेरेंटल टाइप होंगे फीमेल का या मेल का, वो फिनोटाइप शो करता है। कह रहा है हाउ मेनी जीन्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल सच अ ट्रेट, कितने जीन्स ऐसे कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ट्रेट को। तब आप देखेंगे अगर 256 में से केवल एक जो है एक पेरेंट का फिनोटाइप शो करता है तो 256 इंडिविजुअल, ये रेशियो आपको तब मिलता है जब आपके पास करीब 4 अलग अलग जीन हो। 4 अलग अलग जीन के लिए आप जब वो बनाएंगे गैमीट्स बनाएंगे तब आपको करीब कितना मिलेगा, करीब 16, शायद 16 गैमीट आपको इसमें मिलता है। ठीक है, वन साइड एक साइड आप कितना रखना है, शायद 16 आप करेंगे टोटल मिला के 4 जीन के लिए आप देखेंगे कितना गैमीट बनता है पॉसिबल, तो आपको लगभग 256 जो है आपको इंडिविजुअल वहाँ पे मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका B 4। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। मैटरनल लीनिएजेस इन ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रेसिड। कह रहा है अगर आपको मैटरनल लीनिएज जो होता है वो आपको पता करना है तो आप किसका यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, क्लोरोप्लास्ट डीएनए का, न्यूक्लियर डीएनए का या राइबोसोमल डीएनए का। तो राइबोसोमल डीएनए तो यूजफुल नहीं है, ना तो न्यूक्लियर डीएनए है। मैटरनल लीनिएजेस को शो करने के लिए कह रहा है ह्यूमन बींग्स में तो क्लोरोप्लास्ट से तो किया जा सकता है लेकिन प्लांट में ये होता है, ह्यूमन बींग्स में तो होगा नहीं। तो एक ऑर्गेनेल बचता है जो मतलब मैटरनल जिसका इनहेरिटेंस होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। 131 पे आते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन दैट रिजल्ट्स इन म्यूटेशन इज ड्यू टू। यूवी म्यूटाजेंस ने आपने पढ़ा होगा म्यूटाजेंस के बारे में जो म्यूटेशंस काज करते हैं। एक म्यूटाजन एक यूवी रेडिएशन भी है, वो एक्चुअली डाइमराइजेशन करता है थायमीन का, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होता है। तो अगर आप थायमीन के बारे में पढ़ेंगे तो थायमीन आप देखेंगे जो बेसिस होते हैं आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन आपके एडनिन और ग्वानिन है और पिरिमिडीन आपके साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल है। तो मैंने आपको बताया कि थायमीन में ही डाइमराइजेशन होता है, तो डाइमराइजेशन ऑफ पिरिमिडीन इज द करेक्ट आंसर बी। 132 पे आते हैं। विच इज द बेस्ट सॉल्वेंट अमंग द गिवन एग्जाम्पल। क्या इसमें से जो दिए गए हैं इसमें से बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वहाँ पे दिया गया है आपको ब्रैकेट्स में। अब आप देखेंगे जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक्चुअली हमें बताता है कि ये एक मेजर है पोलरिटी का। जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतना ज़्यादा कोई जो मॉलिक्यूल रहेगा वो पोलर नेचर का होगा। और इनमें से आप देखेंगे H2O जो होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना अच्छा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका H2O। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब जब आप एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे अब आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारे गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, CO2, CFC, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसमें कह रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इनमें से आप देखेंगे CFC जो होता है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा B CFCs। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस साइंटिस्ट हैव गॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर बट विदाउट इट्स ट्रू ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉल्ड। अगर आपको इवोल्यूशन याद हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कोइसरवेट्स, वो सेल लाइक स्ट्रक्चर तो थे लेकिन वो ट्रू ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सेल नहीं पाया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कोइसरवेट्स। 135 पे आते हैं हम। प्लांट सेल्स आर जनरली विदाउट। कह रहा है प्लांट सेल में जनरली क्या नहीं होता, लाइसोसोम, सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। तो यहाँ पे जो आपका लाइसोसोम है आप देखेंगे ये आपका एनिमल सेल में तो कॉमनली पाया जाता है पर प्लांट सेल में ये रेयरली ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। द फिनोमेनन विच डिफाइज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। कह रहा है कौन सा इसमें है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मेंडल ने रूल दिया था वो उसको डिफाइज करता है, मतलब वो फॉलो नहीं करता है। सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर,
डोमिनेंस या लिंकेज। तो आप देखेंगे अगर जो जब मेंडल बता के गए थे आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यही होता है कि सारे जीन्स जो हैं अपना इंडिपेंडेंट जो है शॉर्ट होते हैं मियोसिस वगैरह के टाइम पे, इसीलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने येलो फ्लावर वायलेट फ्लावर वाले पी का क्रॉस कराया तो उसका ही हमेशा राउंड सीड होगा और वाइट वाले फ्लावर का हमेशा रिंकल्ड सीड होगा, ऐसा नहीं होता। वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करते हैं। आप देखेंगे वायलेट फ्लावर के साथ वाले भी प्लांट राउंड सीड के भी हो सकते हैं, उसका रिंकल सीड भी हो सकता है, ऐसे वाइट फ्लावर वाले का राउंड सीड हो सकता है या रिंकल सीड हो सकता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लेकिन जो लिंकेज होता है, लिंकेज यही इसको डिफाई करता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता हमेशा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जो यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो इनमें से कौन सा इंक्लूड करता है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आप अगर सर्च करेंगे तो इनमें कई सारे गोल्स हैं इनके। फर्स्ट और सेकेंड इसका गोल है यही है, इरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। 138 पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली साइटेड एंड एक्सेप्टेड रिपोर्ट फॉर डिफाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा साइटेड है और एक्सेप्टेड रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो आपका क्या है, ब्रंडलैंड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो कॉमनली लोग साइट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड रिपोर्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। द टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स आर। कह रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ध्यान दीजिए इंडिया नहीं लिखा है यहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा है। कह रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताइए। अब वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स तो नहीं है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स नहीं है, वेस्टर्न घाट्स आपका है, ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। सेकंड पे आते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। तो आपका ईस्टर्न हिमालय तो है लेकिन वेस्टर्न हिमालय नहीं है। वहीं आपका आ जाइए वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स तो है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आपका क्या है दूसरा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट श्रीलंका एंड इंडो बर्मा, ये भी आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। वहीं फोर्थ में देखेंगे लक्षद्वीप है तो ये भी नहीं है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। वेस्टर्न घाट्स ऑफ श्रीलंका एंड इंडो बर्मा दे आर द टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 140 पे आते हैं। कह रहा है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स गवर्न द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट अक्रॉस बायोम। बायोम में जो है बायोम एक्चुअली होता है पूरा इकोसिस्टम इंक्लूडिंग वहाँ का क्लाइमेट पूरा। तो जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली गवर्न करते हैं प्लांट का एग्जिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस बायोम। व्हाट एक्चुअली कंट्रोल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ नेपेंथीस खासियाना, एक पिक्चर प्लांट है ये नेपेंथीस का। कह रहा है इसके रिक्वायरमेंट को क्या कंट्रोल करता है, क्लाइमेट, एडाप्टिव फैक्टर्स एंड इंसेक्ट डाइवर्सिटी, रूट ग्रोथ, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर या कैनोपी गैप। तो आप देखेंगे नेपेंथीस खासियाना जो आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है एक्चुअली क्लाइमेट डिपेंड करता है, एडाप्टिव फैक्टर और इंसेक्ट डाइवर्सिटी भी यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही ए, नेपेंथीस खासियाना के लिए क्लाइमेट, एडाप्टिव फैक्टर और इंसेक्ट डाइवर्सिटी इसकी जो होता है इस प्लांट का गवर्न करते हैं कि ये कहाँ पे कितना ग्रो करेगा। 141 पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टेड मोस्ट इकोसिस्टम। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो लगभग लार्जली सारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक इकोसिस्टम इज द मोस्ट अफेक्टेड। कह रहा है कौन सा जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला क्या है, कोरल लीव्स, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स या फ्रेश वाटर वेटलैंड। तो आप देखेंगे जो सबसे फ्रेगाइल आप कह लीजिए इसमें से इकोसिस्टम है वो कोरल रीफ्स हैं। थोड़ा सा भी चेंज आने पे कोरल रीफ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका कोरल रीफ्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फंक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका न्यूट्रिएंट है जो लिमिटिंग फैक्टर की तरीके से वो होता है, एक्ट करता है। तो आप देखेंगे सल्फर, फास्फोरस, सोडियम ये लिमिटिंग फैक्टर की तरीके से वो नहीं करता, पर पोटेशियम और है आपका एक नाइट्रोजन, दोनों जो होते हैं प्लांट्स को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं और लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए ये दोनों ही आपके लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। तो पोटेशियम यहाँ पे दिया हुआ है
तो पोटेशियम ही करेक्ट होगा। 143 पे आते हैं, फायर इज एन इकोलॉजिकल फैक्टर एंड प्लांट्स अडाप्ट टू इट बाय वेरियस स्ट्रेटजीज। कह रहा है फायर जो है एक इकोलॉजिकल फैक्टर में आता है, बायोटिक फैक्टर है एक, और प्लांट इसके लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज डेवलप करता है इसके लिए अडाप्ट होने के लिए। वाई इज प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग प्रिफर्ड फॉर बायोलॉजिकल रिफ्यूजेस। कह रहा है जो बायोलॉजिकल रिफ्यूजेस होते हैं उसके लिए बर्निंग जो होता है क्यों प्रिस्क्राइब्ड है आपका? टू ड्राइव अवे पेस्ट एंड पैथोजेंस को भगाने के लिए, टू रिमूव द हाइडिंग ग्राउंड्स फॉर लार्ज प्रेडेटर्स, ताकि हम हाइडिंग ग्राउंड्स को हटा सकें जैसे लार्ज प्रेडेटर उसमें ना छुपे हों, या टू रिटर्न वाइटल लाइफ गिविंग न्यूट्रिएंट टू सॉइल, या एलिमिनेट अनवांटेड वेजिटेशन। तो जो हम फायर का यूज़ करते हैं, फायर प्रेस्क्राइब्ड है बायोलॉजिकल रिफ्यूजेस के लिए, वो इसलिए है क्योंकि जिससे हम सॉइल को उसका फिर से हम वाइटल लाइफ दे सकें, उसको न्यूट्रिएंट जाता है जो वहाँ पे राख वाख उससे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। 144 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइक्रोराइजा इन प्लांट। कह रहा है इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स और माइक्रोराइजा के बीच में, तो कौन सा एलिमेंट आपका माइक्रोराइजा प्रोवाइड कराता है? कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। तो आप देखेंगे जो माइक्रोराइजा होता है एक्चुअली वो जो होता है आपका फास्फोरस, और प्लांट जो होता है उसको थोड़ा सा यूज़ करने में दिक्कत होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। तो ये जो माइक्रोराइजा है ये आपका फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी। 145 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम या कहीं कोई भी इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे अगर एक्वेटिक, तो वहाँ पे अलग अलग जोन पाए जाते हैं। लेक इकोसिस्टम में आप देख के जो ये आपका नीरिटिक है, ये जोन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपको ओशंस में मिलेगा। ठीक है, लेक इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, वहाँ पे आपको लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल जो जोन्स है वो आपको मिलेंगे, लेकिन नीरिटिक आपको जो जोन है वो नहीं मिलता है। तो 146 पे आते हैं, फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स आर नोन टू बी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं या वुडलैंड होते हैं उनको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटीज बोलते हैं क्योंकि वो सबसे लास्ट में आते हैं इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड टू अ क्लाइमेट फॉरेस्ट कम्युनिटी। कह रहा है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनहिबिट करते हैं एक ग्रासलैंड को क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी में डेवलप होने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, तो जैसे रेनफॉल है, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस है, वाइल्ड फायर है, ये ग्रासलैंड को क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी में वो करने से नहीं रोकता है, ये इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है। इनमें इनहिबिटिंग फैक्टर जैसे क्लाइमेट का बड़ा रोल है यहाँ पे, सॉइल का भी बड़ा रोल है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा रोल है। ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि ग्रासलैंड जो होता है अगर ये फैक्टर लिमिटेड हो गए तो ये फैक्टर जो है इनहिबिट करेंगे कन्वर्जन के लिए एक ग्रासलैंड को उसके क्लाइमेट फॉरेस्ट कम्युनिटी में। 147 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रैगाइल ऑफ ऑल बायोम्स। अगर बायोम की बात कर लेते हैं, कह रहा है सबसे ज़्यादा फ्रैगाइल बायोम कौन सा होता है? बोरियल, टुंड्रा, ट्रॉपिकल या चैपरल्स। तो टुंड्रा जो होता है जहाँ पे सबसे कूलेस्ट प्लेस होता है, ये जो होता है आपका ये सबसे फ्रैगाइल बायोम माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकिल्ड इन इकोसिस्टम। ये जो ट्रू है आपको पता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल बैक होते हैं। एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में कार्बन कार्बन के बॉन्ड के फॉर्म में, ये भी ट्रू है। एनर्जी इज रिसाइकिल्ड इन एन इकोसिस्टम, ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एनर्जी जो होता है रिसाइकिल नहीं होती। कोई भी सिस्टम वर्क करता है जो हीट वीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस्ट हो गई उसको हम रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीज एनर्जी, ये भी ट्रू है, तो सी वाला आपका इनकरेक्ट होगा। 149 पे आते हैं, ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू। एक ट्रॉफिक लेवल किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में। एरिया इन अ ट्रॉपिक्स, एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन अ फूड चेन, एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन एन इकोसिस्टम, या एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन अ बायोम। तो जो ट्रॉफिक लेवल होता है एक्चुअली ये फूड वेब में या इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म का पोजीशन क्या होता है वो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर बायोम। कह रहा है फ्रेश वाटर बायोम इसमें से कौन सा नहीं है? लोटिक, लेंटिक, वेटलैंड या ईश्वरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ईश्वरी होता है ये आपको कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे समुद्र के किनारे। तो ये फ्रेश वाटर बायोम नहीं है। ठीक है,
इश्यूरी, बल्कि लोटिक, लेंटिक और जो वेटलैंड्स हैं ये फ्रेश वाटर बायोम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विच वन इज नॉट, इश्यूरी इज नॉट अ फ्रेश वाटर बायोम। तो ये था आपका पूरे पूछे गए क्वेश्चन पेपर। इसमें जो होता है आपके ये यहाँ पे 101 से 150 तक कवर हो गया पार्ट 3, ये सारे खत्म हो गया ये क्वेश्चन पेपर। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, इसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ से कौन से टॉपिक आए हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन पेपर का मैं लिंक दे देता हूँ इसके साथ में। यहाँ पे और भी कुछ लिखने के लिए भी पहले क्वेश्चन आते थे वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, तो वो भी थे, उनका मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये आपके 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस हो गए सारे तीनों पार्ट में। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और पेपर लेके इसका। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।